बच्चों प्रश्नावली 4.2 के अंदर जो हमारा जो 1 नंबर क्वेश्चन है अपना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों जो मूल है उनको समझना है सबसे पहले कि मूल होते क्या है। आपने जो प्रश्नावली 2 है वहां आपने बहुपद पढ़ा होगा, उस बहुपद के अंदर आपने शून्यंक ज्ञात करने सीखे होंगे। तो शून्यंक और मूल एक ही है। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं इनके हमें क्या करने हैं, यहाँ पर गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के जो है वो मूल ज्ञात करने हैं। बच्चों यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि आपको इसका मेथड और इसकी जो प्रोसेस है वो समझ में आनी चाहिए। अगर आप इसके मेथड और मतलब इसकी जो प्रोसेस है अगर वो आपको समझ में आ गई तो आप यहाँ पर इसके जैसे और भी अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो इससे हम इस क्लास के हम कोशिश करेंगे कि आपको वो मेथड जो है, जो प्रोसेस है इसकी हल करने की, वो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि गुणनखंड विधि होती क्या है। गुणनखंड विधि का अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी कर लेते हैं कि यहाँ पर 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि के बारे में कह रहा है। समझ गए बच्चों? गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूल क्या होते हैं। समझ गए? मूल यहां पर आपको ध्यान रखना है, मूल शून्यांक के समान होते हैं। समझ गए बच्चों? कैसे? देखो आपने जो प्रश्नावली जो 2 है बहुपद जो आपने पढ़ी है वहां पर अगर आप अक्स की वैल्यू निकालते हो तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, बहुपद के अंदर अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के अंदर, द्विघात बहुपद के अंदर अगर आपने अक्स के मान निकाले, मतलब द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c अगर इस प्रकार का आपको दिख रहा है तो यहाँ पर वो क्या है, द्विघात बहुपद है। और वहां पर अगर आपने गुणनखंड विधि से अक्स के मान निकाले तो वहां पर बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मूल क्या है, अगर हम मूल की बात करें तो यहाँ पर मूल हमारे पास किसमें है, द्विघात समीकरण के अंदर आया है, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण होता क्या अपने पास, इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों ध्यान से, क्या है इसमें डिफरेंस, क्या है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं। देख लो आप भी, आपने शून्यंक पढ़े तो ax² प्लस bx प्लस c और यहाँ पर भी a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें यहाँ पर इज इक्वल टू 0 कर दिया है और यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बहुपद है, द्विघात बहुपद और द्विघात जो समीकरण है उसको अगर कोई डिफरेंस है तो यहाँ पर सिर्फ 0 का है। इसमें हम क्या करते हैं, बराबर 0 रखते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बराबर 0 नहीं रखते हैं। और अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, गुणनखंड विधि ही अप्लाई करनी होती है और 0 के बराबर रखना होता है। अब हमने ये समझ लिया मूल होते क्या है, जो अक्स वाई के मान निकलने वाले इसके अंदर, जो अक्स का मान निकलेगा इसके अंदर वो इसके मूल है। जैसे इसके अंदर हम अक्स का मान निकालते थे वैसे ही हमें इसके अंदर भी अक्स का मान निकालना है। तो चलो बच्चों आपने ये बात तो समझ ली कि मूल होते क्या है। जो द्विघात समीकरण के जो अक्स के मान आएंगे वो मूल होते हैं और द्विघात समीकरण में अधिकतम 2 मूल आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर मूल ज्ञात करना कैसे है। इसकी जो प्रोसेस है, जो मेथड मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपके और माइंड के अंदर जो भी डाउट है वो आराम से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर मान लो कोई गुणनखंड के अंदर आपने अगर समीकरण दे दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर आपको कोई समीकरण इस प्रकार से दिया गया, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ भी अचल मान हो सकता है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड विधि अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एक तो हमारे पास मध्य पद है, इसे बोलते हैं मध्य पद। क्या बोलते हैं इसको, मध्य पद, ठीक है। और ये जो पद है
वो साइड के पद है। इनको अगर आप चाहो तो कह सकते हो एकांतर पद, एकांतर जो एक तरफ पद है ना, एकांतर पद कह सकते हो। तो यहाँ पर मध्य पद और एकांतर पद, एकांतर पद का देखो मध्य पद का तो हमें यहाँ पर ऐसे कैसे याद रखना है, एकांतर पद का हमें गुणा करना है, मतलब ax स्क्वायर को हमें गुणा करना है c से। जब कोई अलग वैल्यू आएगी, उस वैल्यू मान लो d आई, तो इस वैल्यू से हमें क्या करना है, इनका कॉम्बिनेशन बिठाना है। अब आपको क्या करता हूं मैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से, एक एग्जाम्पल क्या, ये क्वेश्चन ही है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ये, इसके माध्यम से मैं आपके जो कंसेप्ट को बिठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हमें क्या करना होता है, ये मध्य पद है आपको ध्यान रखना है, और ये दोनों एकांतर पद है। हमें क्या करना होता है, दोनों एकांतर पदों को गुणा करके मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने होते हैं ताकि उनको वापस गुणा करने पर हमारे पास क्या हो जाए, यहां पर ये वाला पद आ जाए, और वापस जोड़े या घटाएं तो हमारे पास वापस मध्य पद आ जाए। आगे बात में, अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये सवाल हल करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें आपके यहाँ पर इस चीज को दिमाग में बिठाना है कि हम किस प्रकार से गुणनखंड विधि करने वाले हैं। तो ये सवाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है मध्य पद कौन सा है। आपको यहाँ डिसाइड किया मध्य पद, तो मध्य पद आपके पास क्या है, माइनस के 3x है। ठीक है, मध्य पद क्या है आपके पास यहाँ पर, माइनस के 3x है। चलो भी यहाँ -3 रखो, x को भी छोड़ दो। ठीक है, मध्य पद क्या है हमारे पास, -3 है। एकांतर पद क्या है हमारे पास, एकांतर पद हमारे पास 10 है और इसकी गुणा में 1 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर एकांतर पद, एकांतर पद जो हमारे पास है उनको हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो 1 को हम गुणा करेंगे -10 से, तो हमारे पास क्या आ गया, -10। अब हमें क्या करना है, -3 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनको अगर वापस सोल्व करें तो हमारे पास -3 आ जाए, और उन दोनों को अगर गुणा करें तो यहाँ पर -10 आ जाए। तो ऐसी प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दो ऐसी संख्या देखनी है जिनको गुणा करने पर 10 आता हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम गुणा करें 10 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 10 से 10, तो 10 आ रहा है। या फिर और हमारे पास कोई संख्या है क्या, ऐसी है, कौन सी है, 5 × 2। अगर आप 5 को 2 से गुणा करते हो तो 10 आता है। लेकिन बताओ बच्चों, क्या 10 में से 1 घटाने पर -3 आ जाएगा, या फिर 10 में से 1 जोड़ने -3 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ये तो नहीं लेना, ये अपना गलत हो गया, हमें यहाँ इसके ऊपर विचार करना है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 5 को 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास 10 तो आ रहा है, लेकिन 5 और 2 के बीच में हम मैं कौन सा चिन्ह लगाऊं ताकि उनको सोल्व करने पर मेरे पास में -3 वापस आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 को तो बड़ी संख्या को ले लेते हैं माइनस में, और छोटी संख्या को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं प्लस में, ताकि हमारे पास क्या होगा, इन दोनों गुणा करने पर -10 भी आ जाएंगे। और जब हम क्या करेंगे, -5 में से 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर -3 बचेंगे, तो हमारे पास मान ऐसे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें वापस से क्या करना है, 1x² वैसे कैसे रखना है, 1x²। फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पर -5x प्लस के 2x -10 = 0। तो देखो बच्चों किस तरीके से, एकदम आसान, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस पहले और तीसरे पद को क्या करना है, पहले गुणा करना है। गुणा कर लिया, ये एकांतर पद हो गए। मध्य पद का हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे रखना है। अब हमें यह सोचना है कि हमें मध्य पद का क्या करना है, हमें मध्य पद के ऐसे दो भाग करने हैं जिनको गुणा करने पर ये वाली संख्या हमारे पास आ जाए -10। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया। अप्लाई करने में हमें पता लगा कि गुणा करने पर तो दोनों में 10 आ रहे हैं, लेकिन जोड़े या घटाए तो उसके अंदर 5 × 2 आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 5 × 2 को रख लिया, और जो चिन्हों का, जो साइन का जो आपने एडजस्टमेंट किया है उसको भी ध्यान रखना है, ताकि हमारे पास बड़ी संख्या माइनस के रखोगे तो अपने आप -3 बच जाएंगे। अब यहाँ पर वापस क्या कर रहे हो, अक्स के अक्स हमने यहाँ पर लगा दिए। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या थे, पहले 3 पद थे, अब हमने क्या कर लिए, इसके 4 पद कर लिए, तो हमारे पास 4 पद आ गई है इस प्रकार से।
इन चारों पद को फिर हमें क्या करना है, दो दो भागों में बांटना है। कैसे, 2 भाग ये और 2 भाग ये। अब हमें यहाँ इन दोनों पद में से सार्व गुणनखंड लेना है। क्या लेना है, सार्व गुणनखंड। ये करने के बाद में आपको सार्व गुणनखंड आपको लेना है, मतलब कॉमन फैक्टर आपको इसमें से निकालना है। समझ गए बच्चों, कॉमन जो फैक्टर है वो आपको यहाँ पर निकालना है। अब इन दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन संख्या क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों के अंदर आपको एक तो अक्स कॉमन दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, दोनों के अंदर और कोई संख्या कॉमन है नहीं। तो मतलब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अक्स को बाहर हमने ले लिया। जब हमने अक्स को बाहर लिया तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, जब अक्स को बाहर लिया तो अंदर हमारे पास बच गया एक अक्स। क्या बच गया, एक अक्स, माइनस का माइनस। 5 अक्स में से हमने क्या किया, सिर्फ अक्स को बाहर निकाला, इसलिए माइनस के 5 बच गए। ये माइनस के 5 ऐसे के ऐसे। फिर वापस यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर इन दोनों में से क्या करना है, कोई एक संख्या, एक फैक्टर कॉमन लेना है। तो यहाँ फैक्टर गुणनखंड कॉमन ले रहे हैं, तो गुणनखंड कॉमन लेते हैं। ध्यान रखना है कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। किसके पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ पर 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ मैं 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अक्स लिखा, क्योंकि यहाँ पर जब मैं 2 बाहर निकाल अक्स बच गए। फिर यहाँ में से अगर मैं 2 बाहर निकालता हूँ तो क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5। अब आप सोचोगे सर 2 बाहर निकाले, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें ये गलती कर देते हैं कि यहाँ तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, फिर यहाँ 2 बाहर निकालते तो यहाँ लिख देते हैं 8, क्योंकि 2 बाहर निकाला ये बच्चे सोचते हैं। लेकिन बच्चों ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर रियल के अंदर हमने किया क्या, वापस से थोड़े बैक पॉइंट आते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉमन फैक्टर बाहर लिया, बाहर लेने के बाद में उसका भाग इन पद के अंदर दिया, दोनों के अंदर। जैसे एक अक्स स्क्वायर के अंदर मैंने भाग दिया अक्स का, तो अक्स अक्स कैंसिल हो गया, बच गया एक अक्स, ये बच गया। फिर अक्स का भाग -5 अक्स के अंदर मैंने भाग दिया अक्स का, तो अक्स अक्स कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 5 अक्स। इस प्रकार से हमारे पास ये अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई हमारे पास। अब यहाँ पर हमने क्या किया, +2 बाहर लिया, 2 का भाग 2 अक्स के अंदर दिया, 2 से 2 कैंसिल, अक्स बच गया, माइनस का माइनस। फिर 2 का भाग 10 के अंदर दिया, 2 पंच 10, -5 के -5, इस प्रकार से बराबर 0। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर हमने सार्व गुणनखंड ले लिया। सार्व गुणनखंड लेने के बाद में अब हमारे पास देखो वापस कितने पद बचे, 2 पद बचे हमारे पास। कितने पद बचे, 2 पद बचे। अब इन दोनों पद के अंदर कौन सी चीज कॉमन है, अब यहाँ एक का कोई मतलब नहीं है, ये एक कैसे कैसे रख लिया। अब हमारे पास 2 पद है, इन दोनों पद के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों पद के अंदर आपको अक्स -5 कॉमन दिख रहा है। और ध्यान रखना इस बात का कि हमेशा जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट इन दोनों के अंदर हमेशा समान आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, इसके अंदर से अगर हम अक्स -5 बाहर ले रहे हैं तो हम अगले ब्रैकेट में क्या रखेंगे, अक्स -5 बाहर लिया तो यहाँ बच गया अक्स, फिर अक्स -5 बाहर लिया तो बच गया 2। तो इस प्रकार से यहाँ अक्स -5 और अक्स +2 हमने ले लिया और हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमने क्या किया, इसको गुणनखंड विधि की सहायता से गुणनखंड के रूप में चेंज कर लिया। गुणनखंड के रूप में चेंज करने के बाद में देखो, अगर इस प्रोसेस को आप ध्यान रखते हो, एकांतर हमने गुणा कर लिया, फिर हमने क्या किया, सार्व गुणनखंड लिया, सार्व गुणनखंड लिया हमने, फिर गुणनखंड लेने के बाद में हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर रखना है प्रत्येक गुणनखंड को। प्रत्येक गुणनखंड को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको रख लेते हैं, तो यहाँ पर x -5 = 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 5 को बराबर उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, +5, एक वैल्यू आ गई। इसको अगर हम बराबर करें x +2 = 0, तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर प्लस के 2 उधर गए, -2। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास जो x के मान आए, एक तो +5 और एक -2 आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं कि ये किस प्रकार सोल्व होने वाला है। समझ गए बच्चों, इसमें क्या है, रूट वाली संख्या है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको समझना है, फिर ये समझेंगे और ये 2 एग्जाम आपके लिए
प्रैक्टिस के लिए रहने वाले हैं। यहाँ तक समझ आगे होगा। अब हम क्या करते हैं, वापस से जो उदाहरण नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमने तीसरा लिया है, दूसरा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। इसका तीसरा मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरा हमारे पास जो है वो है यहाँ पर √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आई रूट में आ गई। तो रूट वाली संख्या का हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो वापस से वही मेथड है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर ये हो गया हमारे लिए मध्य पद। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं मध्य पद हमने कितना है, प्लस के 7 है। चलो मध्य पद प्लस का 7 आ गया। अब इसके बाद में जो एकांतर पद है उनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो एकांतर पद के हमारे पास √2 इंटू 5√2। अब यहाँ पर इनको गुणा करते कैसे हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पर 5 तो अपनी जगह आ गया। एक बार तो जब दो समान रूट की संख्याओं को गुणा करते हैं तो रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और वो संख्या ऐसे कैसे आ जाती है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जैसे मान लो √7 इंटू √7 रहेगा तो उसकी वैल्यू 7 ही आएगी। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 ही आएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, √2 से गुणा किया 2 आ गया, 5 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 10। बस सामान्य संख्या बदल गया ना ये। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें ये देखना है मध्य पद तो 7 है, एकांतर पद हमारे पास कितना 10 है। मतलब यहाँ पर अब हमें करना क्या है, मध्य पद के ऐसे दो भाग करने हैं जिनको जोड़े या फिर घटाएं तो प्लस के 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो क्या होगा, दिमाग लगाओ बच्चों, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। मतलब अगर हम यहाँ पर वापस से हम 10 लेके आते हैं, 10 को हम क्या करते हैं, अगर हम लेके आना है तो 10 इंटू 1 के रूप में लेके आ सकते हैं और 5 इंटू 2 के रूप में लेके आ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर 5 और 2 को जोड़ रहे तो 7 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। आई बात सुनने, कितने अच्छे से आंसर आ रहे हैं। आप भी इसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। तो यहाँ पर √2x² प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे √2, हम लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। देखो यहाँ पर हमारे पास 5 और 2 आए हैं, इसके गुणनखंड क्यों आए हैं, देखो आपको पता है, क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 के रूप में हम लिख सकते हैं, और 5 और 2 को जोड़ने पर 10 आते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आप देख रहे हो कि एक तरफ रूट की संख्या आ गई और एक तरफ 2 आ गया। यहाँ पर भी कुछ रूट की संख्या है और एक तरफ सामान्य संख्या। अब इनमें से सार गुणनखंड लेते कैसे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, सार गुणनखंड किस प्रकार से लेते हैं। अब देखो जो मैंने आपको समझाया था अभी, √7 को हम क्या करते हैं, √7 लिख करके हम 7 लिख सकते हैं। वैसे हम 7 को भी क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7 लिख सकते हैं। तो 2 भागों में बांट सकते हैं 7 को। वैसे हम 2 को भी किस रूप में बांट सकते हैं, √2 इंटू √2 के रूप में हम बांट सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 2 ही होती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, √2, ये तो ऐसे कैसे रहेगा x², इसको हम क्या करेंगे 2 भागों में बांट देंगे, √2 इंटू √2, फिर ये प्लस का प्लस 5x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों इन दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ गया, देखो 4 पद हो गए हमारे पास, एक पद तो 2 पद ये रहे, 2 पद ये रहे। इन दोनों के अंदर क्या हमने √2 कॉमन है, √2 को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, ब्रैकेट। ठीक है, हमारे पास स्टेप है, ये अपने पास स्टेप है, ये अपने पास स्टेप है। हमने क्या किया, सार गुणनखंड हमें लेना है। अगले प्रोसेस हमारी ये है, √2 को जब बाहर लिया, √2 से √2 कैंसिल, अंदर क्या बच गया, x²। ठीक है, x भी आपको क्या करना है, साथ में कॉमन ले लेना है। √2 और x आपने बाहर लिया तो यहाँ अंदर क्या बचा, सिर्फ x बचा, और इन दोनों के अंदर आपने क्या किया, √2 को बाहर लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, √2 बच गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 है नहीं, तुम √2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 है, तुम क्या करेंगे, प्लस के 5 तुम क्या करेंगे बाहर लेंगे, x प्लस √2 इजिकल टू 0। अब देखो हमारे पास यहाँ वापस में 2 पद प्राप्त हो गए।
ये दो पद हमें प्राप्त हो गए, एक पद ये, एक पद ये। यहाँ पर इस पद के अंदर x माइनस x प्लस रूट 2 और यहाँ पर x प्लस रूट 2 हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। x प्लस रूट 2 को हम जब बाहर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर 2 रूट 2x प्लस इसमें से 5 बच के 5 बाहर आ गया इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखो एक बार इसको 0 के बराबर करना है, शून्य के बराबर प्रत्येक गुणनखंड को करना है। तो यहाँ पर x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, प्लस के रूट 2 उधर भेज दिया तो हो गया माइनस के रूट 2, x बराबर माइनस के रूट 2। और अब यहाँ पर वापस इसको लेते हैं, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस के 5 उधर भेज दिया तो रूट 2x माइनस के 5। अब ये मल्टीप्लाई में इसको क्या करेंगे, भाग में भेज देंगे तो x बराबर माइनस 5 बटे हुए रूट 2। तो इस प्रकार से आपके पास जो x के जो मान है माइनस रूट 2 और 5 बटे रूट 2 आपके पास आ गए। समझ गए बच्चों किस प्रकार से इनसे आपको मेंटलिटी बना लेनी है कि और क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। समझ गए बच्चों, फिर आपको इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अब एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन और 4 जो आपको मैं समझा दूं एक बार। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। यहाँ बट्टे वाला संख्या है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं। अब वो दो तरीके कौन है, या तो देखो यहाँ पर सिर्फ यहीं पर 8 है नीचे की तरफ, तो पूरे समीकरण को आप 8 से गुणा कर दो। समझ गए, जब पूरे समीकरण को आप 8 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 8 से गुणा करोगे तो क्या होगा, यहां पर जब इसको 8 से गुणा करोगे तो कितने होंगे, 16x स्क्वायर माइनस के माइनस 8x प्लस 1 को 8 से गुणा करो 8 बटे 8 बराबर 8 इंटू 0। तो यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 को 8 में गया एक बार और 0 को 8 से गुणा करेंगे 0। तो इस प्रकार से आपके पास ये दोनों का समीकरण आ गया। अब इसी को आपको भाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेना है। और दूसरा जो मेथड है इसका वो इस प्रकार से है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इन सब का लैस लेना है। लैस लेने के बाद इनका लैस जो आएगा 8 आएगा और 8 को फिर इन संख्या से गुणा करोगे तो आपके पास वापस से 16 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए इसके अंदर यह सबसे अच्छा रहेगा कि 16 इस समीकरण को आप क्या करो, सभी को 8 से गुणा कर दो। लेकिन आपको वो विधि भी आनी चाहिए लैस लेने वाली, क्योंकि बहुत सी बार अगर यहाँ पर अगर कोई संख्या चेंज आ गई, नीचे 4 आ गए या फिर यहाँ 2 आ गए, तो फिर क्या है कि लैस विधि से सोल्व करना होता है। और अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर मैं आपको क्या करूंगा, लैस विधि सिखा दूंगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पर क्या सीखना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण से उसके मूल ज्ञात करने सीखने हैं और गुणनखंड विधि आपको अप्लाई करने आ गई होगी। और ये दो क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर अक्स जो है वो बीच में ही रहना चाहिए। अगर आगे पीछे होता है तो समीकरण को आपको क्या करना है, आपको एडजस्ट करके फिर सोल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले